सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का जो रिसोर्सेज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जाएंगे। और इन क्वेश्चन आंसर्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उनसे हमारा चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को देखते रहो और इसमें जो भी डाउट्स हो आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज द रिसोर्स, गिव टू एग्जांपल्स। तो एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो हमें चाहिए, जरूरत है, उसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसमें तीन चीजें कंपलसरी है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी हम उसके पास जो हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी है उस चीज को उससे एक्सेस कर सकें। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए उस चीज को। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारे संस्कृति में वो चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, तब वो चीज हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स कोल, वाटर, एयर, मिनरल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास आज 68 क्वेश्चंस हैं, रैपिड फायर करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमंस का क्या रोल है। हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर में जो रिसोर्सेस हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज करते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी अवेलेबल है हम उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर जमीन में कोई पत्थर अवेलेबल है तो उस पत्थर का कुछ ऐसा हम बना देंगे जिससे वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे कॉपर की तारें बना दी, कॉपर जमीन से मिला, उसको साफ किया, उसकी तारें बना दी, अब हमारे लिए वो इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम कर रहा है। रिसोर्सेज को हम ओरिजिन के बेसिस पे कैसे चार बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला ओरिजिन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं बायोटिक है या अबायोटिक है, जिसमें से अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है जो रिसोर्सेज जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। और बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग से रिसोर्सेज बने हुए हैं। इसके बाद अगली चीज आती है, गैस रिजर्व हैज बीन डिस्कवर्ड इन द ओशन, रिजर्व 19 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द नेशन, विल इट बी कंसीडर इंटरनेशनल रिसोर्स और अ नेशनल रिसोर्स। कि अगर हमें कहीं पे गैस मिली है, ठीक है, किसी जगह पे ओशन के अंदर, और वो किसी देश की जो कोस्ट लाइन है, समुद्री रेखा है, उससे 19 किलोमीटर दूर मिली है हमें गैस, जो देश जहाँ पे खत्म हो रहा है जमीन उसकी, उससे 19 किलोमीटर दूर मिली है, तो वो नेशनल रिसोर्स होगा या इंटरनेशनल रिसोर्स होगा। तो कोई भी रिसोर्स अगर 12 नॉटिकल माइल्स यानी 19.2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, के अंदर, मतलब इतने किलोमीटर के अंदर अंदर है, तब तो वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है। क्योंकि ये रिसोर्स भी 19 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए ये नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। बियॉन्ड दैट वो इंटरनेशनल रिसोर्स बन सकता है। अगला, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड। ये लाइन किसने कही थी? तो ये लाइन महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है, याद रखना, बुक के अंदर दी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is most important to use the available land for various purpose with careful planning। तो ऐसा क्यों है कि हमें जो लैंड है उसको केयरफुल प्लानिंग से यूज करना है? क्योंकि जो ये एसेट है फाइनाइट है, यानी लैंड जितना है हम उससे ज्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते और वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग इज, कैन रिसोर्स बी डिवाइडेड, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो रीन्यू हो सकते हैं, नए बन सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल यानी जो नए नहीं बन सकते। नेक्स्ट थिंग इज, क्लासिफाई करना है मेटल्स, एब्सोल्युटली अबायोटिक रिसोर्स, एंड फौना, फौना यानी एनिमल्स, तो ये बायोटिक रिसोर्स होते हैं। फ्लोरा एंड फौना दो चीजें बताई थी। इसके बाद अगली चीज आती है, मटेरियल विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्सेज को जब हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमारी नीड को पूरा कर सकता है पर हमारे पास उसके वो यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो होता है स्टॉक। और रिसोर्स जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं तो वो रीन्यूएबल रिसोर्स हो गया। फिर इसके बाद आता है, ऐसे कौन से दो स्टेट हैं जिसमें विंड एनर्जी, इधर सोलर एनर्जी पूछा है, जिसमें सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो वो है गुजरात और राजस्थान, जहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कोई भी ऐसे दो फैक्टर जिस पे रिसोर्स का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, तो पहला तो उसकी टेक्नोलॉजी है या नहीं है हमारे पास, दूसरा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी वो कितना अच्छा है क्वालिटी वाइज। अगर अच्छा होगा तभी हम उसको यूज करेंगे ना, अदरवाइज उसको पड़े रहने देंगे जमीन में। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, हम हमेशा से जानते हैं। कोई भी दो फैक्टर बताने हैं जिससे जमीन को हम कैसे यूज करेंगे उस पर फर्क पड़ता है। तो पहले वहां की टोपोग्राफी, यानी वहां पे पहाड़ है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, क्या है वहां पे। दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है। इन दोनों चीजों से फर्क पड़ता है हम लैंड को कैसे कैसे यूज करेंगे। अगर पॉपुलेशन कम है तो बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करके और हम उसको चला लेंगे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसके मल्टीपल वेज होते जाएंगे उसको यूज करने के।
वेस्टलैंड क्या होता है? बंजर जमीन जो होती है, एक ऐसा एरिया जैसे रॉकी या डेजर्ट एरिया जिसको हम यूज नहीं कर सकते। नेट सोन एरिया क्या होता है कि कोई भी जमीन पे खेती की जा रही है, वो नेट सोन एरिया होता है। एक नेट सोन एरिया होता है, ग्रोस क्रॉप एरिया होता है। तो देखो, बात को समझना, नेट सोन एरिया का मतलब होता है हमने कितनी जमीन पे खेती की है। अब मान लो एक जमीन पे अगर हमने 3 बार खेती की है तो ग्रोस क्रॉप एरिया में वो 3 काउंट होगा, जबकि नेट सोन एरिया में वो जमीन एक बार ही काउंट होगी। ठीक है, तो ग्रोस सोन एरिया में क्या है? द रिप्रेजेंट द टोटल सोन एरिया वंस और मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर किसी जमीन पे एक या एक से ज्यादा बार भी खेती हुई है तो उसको हम ग्रोस सोन एरिया या फिर ग्रोस क्रॉप एरिया में काउंट करते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है, नेम एनी टू स्टेट्स परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया। जहाँ पे हाई नेट सोन एरिया, जहाँ पे खेती ज्यादा होती है, वो दो स्टेट हैं पंजाब और हरियाणा। और जहाँ पे बहुत कम नेट सोन एरिया है वो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, क्योंकि पहाड़ी इलाके भी रह गए और आदिवासी भी यहाँ पे बहुत रहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, इंडिया में कितना जो प्रेजेंट लैंड है वो डिग्रेडेड है, यानी वो खराब हो चुका है। 130 मिलियन हेक्टेयर्स की जमीन डिग्रेड हो चुकी है, अपनी क्वालिटी उसकी लूज कर चुकी है। और अभी रिसेंट सर्वे करेंगे तो और भी ऐसी जमीन आ जाएगी। अब हमें कोई भी 2 ऐसे स्टेट्स बताने हैं जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड की क्वालिटी कम हो रही है, तो वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे जानवरों को चरवाने के कारण लैंड की क्वालिटी लगातार कम होती जा रही है। तो बने रहना इस वीडियो में, आगे इसको देखते रहते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो बता देना। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे 2 स्टेट्स जहाँ पे इरिगेशन के कारण जमीन की क्वालिटी कम हुई है, सिंचाई के कारण जमीन से पानी निकाल निकाल के इतना पानी दिया है वहां पे कि जमीन में सॉल्ट भर गया, और ऐसे पंजाब और हरियाणा। माइनिंग के कारण जमीन की क्वालिटी किन 2 स्टेट्स में कम हुई है? झारखंड और मध्य प्रदेश। ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? तो भाई ओवर इरिगेशन करने से जो लैंड है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है, पानी उधर ठहर जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण जब पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो वो नमक जो है पानी का वो ऊपर ऊपर लेयर में रह जाता है और वहीं पे स्टक हो जाता है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी बहुत तेजी से कम हो जाती है। आगे देखते हैं, हाउ कैन लैंड डिग्रेडेशन बी चेक्ड इन राजस्थान एज द स्टेट इज हैविंग एरिड सॉइल। राजस्थान में क्योंकि सूखी मिट्टी है तो यहाँ पे इसको लैंड डिग्रेडेशन को चेक यानी कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके 2 मेथड बताने हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को ज्यादा चरवाने से रोकना है क्योंकि मेन रीजन है इसका। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, यानी कैसे करके हमें अलग अलग वेज अपनाने पड़ेंगे जिससे जो सैंड ड्यून्स हैं, यानी जो लगातार मिट्टी के धोरे बन रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें। सजेस्ट एनी 2 वेज टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। किन 2 तरीकों से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, चेक यानी कंट्रोल कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, जमीन की क्वालिटी इंप्रूव रहेगी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी जो जानवर चल रहे हैं उनको सही तरह से मैनेज करके हम इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, 2 फैक्टर विच हैव कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। ऐसे कौन सी 2 चीजें हैं जिससे सॉइल इंप्रूव हुई है? वेरिड रिलीफ फीचर्स, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की सॉइल बनी है। तो पहली बात है वेरिड रिलीफ फीचर, यानी जिस जगह पे हम रह रहे हैं, किसी जगह पहाड़ है तो उसके पत्थर अलग होंगे, ठीक है, किसी जगह लावा वाला यानी इग्नियस रॉक है तो उसके जो मिट्टी बनेगी उससे वो अलग होगी। और दूसरा वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश है, गर्मी है, नमी है, तो इन सब चीजों के कारण मिट्टी के जो बनने का असर है वो पड़ता है। पहला तो यही है, जैसे पेरेंट रॉक वगैरह का फर्क पड़ना। Next, the entire northern plain are made up of alluvial soil. Name the river due to which the soils have been deposited. जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, जब आप बुक में देखोगे तो मैप में नॉर्दर्न प्लेन दिखाया हुआ है, तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन में एल्यूवियल सॉइल है। तो कौन कौन सी रिवर के कारण ये एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे आई है? 3 नदियां हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन द एल्यूवियल सॉइल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एज? देखो, एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, खादर एंड भांगर। तो खादर एंड भांगर क्या है? भांगर यानी जैसे भंगार होता है ना पुराना, ठीक है, तो वैसे भांगर का मतलब है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, खादर का मतलब है न्यू एल्यूवियल सॉइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 कि खादर और भांगर सॉइल में से ज्यादा फर्टाइल कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि खादर सॉइल न्यू एल्यूवियल सॉइल है इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल है। फिर उसके बाद ऐसे कौन से 2 मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एल्यूवियल सॉइल में जिसके कारण उसमें शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स ये सब उग पाते हैं? तो वो है पोटैश और लाइम। फिर उसके बाद है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप एल्यूवियल सॉइल में और ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है? तो एल्यूवियल सॉइल में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है व्हीट, और इसी के साथ ब्लैक सॉइल में इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है कॉटन, इसलिए उसको ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। फिर अगेन सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सी सॉइल अपनी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए जानी जाती है, तो ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्लेई सॉइल होती है इसलिए वो मॉइस्चर को ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाती है। फिर इसके बाद कौन सा ऐसा मिनरल होता है जो ब्लैक सॉइल में थोड़ा कम होता है, वो होता है फॉस्फेरिक, यानी जो फॉस्फोरस होता है वो ब्लैक सॉइल में काफी कम देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है ब्लैक सॉइल को पहले शावर यानी पहली बारिश के बाद ही उसको खोद क्यों लिया जाता है पूरा, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगला, नेम द सॉइल विच डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। कौन सी सॉइल इग्नियस रॉक पे डेवलप होती है, वो है रेड सॉइल। लेटेराइट सॉइल, ग्रीक वर्ड लेटर से आया है जिसका मीनिंग क्या होता है, ब्रिक। रनिंग वाटर जब क्लेई सॉइल को काटता हुआ जाता है तो चैनल्स बनाता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गली इरोजन। तो गली इरोजन में जो रनिंग वाटर है वो क्लेई सॉइल को काटते हुए चैनल्स यानी एक तरह से रास्ते बना देता है। फिर इसके बाद आता है किस स्टेट में लेटेराइट सॉइल सबसे ज्यादा है, कर्नाटक में। इंटेंस लीचिंग के कारण कौन सी सॉइल डेवलप होती है, लेटेराइट सॉइल। फिर इसी के साथ साथ कौन सी सॉइल ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा हो, वो भी लेटेराइट सॉइल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी दो क्रॉप है जो लेटेराइट सॉइल में अच्छी उगती है, टी एंड कॉफी, इसलिए साउथ में अच्छी उगती है वो। फिर इसके बाद कौन सी ऐसी सॉइल है जो सैंडी है टेक्सचर में, सैंडी आती है एक ही सॉइल है, एरिड सॉइल, सूखी हुई मिट्टी है। द लोअर होरिजन ऑफ द एरिड सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। जो एरिड सॉइल है उसके नीचे कंकर होते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो कैल्शियम का कंटेंट है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेम एनी टू नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किन दो फैक्टर्स के कारण होता है, विंड और ग्लेशियर्स। यानी जब ग्लेशियर पिघलता हुआ एक तरह से आता है, हाँ, तो उसके कारण बहुत सारी मिट्टी खिसक जाती है और उसको जो नीचे मिट्टी डिपॉजिट होती है उसको ग्लेशियर डिपॉजिट्स भी बोला जाता है, और एक विंड के कारण जो है सॉइल इरोजन होता है। अगला, बैड लैंड को चंबल में किस नाम से जाना जाता है, रेवाइंस उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद शीट इरोजन क्या होता है, तो जब पानी से एक बहुत बड़ी लेयर हट जाती है मिट्टी की तो उसको अपने शीट इरोजन बोलते हैं। विंड इरोजन, विंड के कारण मिट्टी की लेयर का हट जाना। काउंटर प्लगिंग, जब हम काउंटर लाइंस के आसपास प्लगिंग करते हैं तो उसको काउंटर प्लगिंग बोला जाता है, पहाड़ी इलाके में अधिकतर होता है। फिर इसके बाद काउंटर प्लगिंग से सॉइल इरोजन कैसे होता है, काउंटर प्लगिंग के कारण क्या होता है, लगातार जो पानी तेजी से बहने वाला है जब हम उसके आसपास खेती कर देते हैं तो वहां पे पानी का फ्लो धीरे हो जाता है। फिर इसके बाद शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, अगर बहुत बड़े खेत हैं उनके आसपास पेड़ों की एक पूरी रो बना दी जाए, बाउंड्री बना दी जाए, जिसके कारण हवा और पानी दोनों का फ्लो धीरे हो जाएगा, तो इसको अपने शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट सॉइल को बचाने में कैसे मदद करते हैं, मैंने बताया हवा और पानी का फ्लो धीरे करके। कौन से मेथड के कारण वेस्टर्न इंडिया में सॉइल बचती है, तो वेस्टर्न इंडिया में क्योंकि हवा का फ्लो बहुत तेज है इस कारण यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स का ही यूज किया जाता है। नेट सोन एरिया क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही क्वेश्चन में। तो नेट सोन एरिया क्या होता है, जिसपे खेती की जाती है, और कितना एरिया नेट सोन एरिया के अंदर है, तो 2008-9 के हिसाब से 46.24% जो एरिया इंडिया का वो नेट सोन एरिया में आता है, उस पे खेती होती है। ग्रोथ जोन एरिया भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ग्रोथ जोन एरिया क्या होता है, कि जिस एरिया पे हम एक से ज्यादा बार खेती करते हैं वो ग्रोथ जोन एरिया होता है। नेक्स्ट, कौन सी सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा स्प्रेड है, नॉर्दर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल। और इसमें कौन कौन सी तीन नदियां कंट्रीब्यूट करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। बैडलैंड्स क्या होते हैं, जो कल्टीवेशन जहाँ पे नहीं हो सकती, जमीन बैड है, खराब है, और बहुत सारा सोइल इरोजन यहाँ पे हो चुका है, फर्टाइल लैंड खत्म हो चुका है यहाँ का। गली इरोजन अभी हमने बताया कि जब पानी क्लेई सॉइल को कट करता हुआ जाता है तो वो गली इरोजन कहलाता है, और इसके कारण वो जो सॉइल है वो कल्टीवेशन के लायक नहीं बचती है। जैसे गलियों में देखा होगा, जो कच्ची गलियां होती है जिनके घरों के बाहर, तो जब बारिश आती है तो पानी तेज बहता हुआ जाता है, मिट्टी पूरी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो वो गली इरोजन है एक तरह का। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, जब एक खेत में बीच बीच में घास की लंबी लंबी स्ट्रिप्स लगा दी जाती है, घास एक रो में लगा दी जाती है, ठीक है, तो उसको अपने स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, क्रॉप के साथ घास लगाने से पानी और हवा का फ्लो धीरे हो जाता है, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कोई भी दो ऐसे मैन मेड एंड टू नेचुरल फैक्टर, कोई भी मैन मेड और नेचुरल फैक्टर बताने हैं दो हमें लैंड डिग्रेडेशन के लिए, तो मैन मेड में तो हम पेड़ काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, क्वारिंग कर रहे हैं। माइनिंग तो अंदर से निकालना होता है, क्वारिंग में हम ऊपर की लेयर को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर से मिट्टी चाहिए तो ऊपर की लेयर को हटा दिया तो वो क्वारिंग होता है। नेचुरल फैक्टर्स क्या है, वाटर लॉगिंग, पानी का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, विंड, रनिंग वाटर, पानी का बहना, इकट्ठा हो जाना या हवा चलना, इन सब के कारण लैंड डिग्रेड हो जाता है। फिर इसके बाद चार मिनरल्स हमें ऐसे बताने हैं जिसमें ब्लैक सॉइल बहुत होती है, जो सॉरी ब्लैक सॉइल
किन 4 मिनरल्स में सबसे ज्यादा रिच होता है? तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम। नेक्स्ट इज लीचिंग क्या होती है? तो देखो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन। जब बारिश हुई और उसके बाद जो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो सॉइल से चले गए तो उसको अपने लीचिंग बोलेंगे। लैटेराइट सॉइल लीचिंग के कारण ही डेवलप होती है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर है वहां डेवलप होगी। लैटेराइट सॉइल लेटर जो वर्ड है ग्रीक का उससे ली गई है जिसका मतलब होता है ब्रिक। कोई भी फोर हमें ऐसे फार्मिंग टेक्निक बताने हैं जिससे सॉइल कंजर्वेशन हो, जो अभी पढ़ा वही सब है। स्ट्रिप क्रॉपिंग घास की रो लगा देना, शेल्टर बेल्ट्स जो पेड़ लगा देना, काउंटर प्लगिंग यानी आसपास ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर देना जिससे पानी का हवा का फ्लो धीरे हो जाए, और टेरेसिंग यानी सीढ़ियों जैसा एक स्ट्रक्चर बना देना जिससे पानी एकदम धीरे धीरे फ्लो करे। पहाड़ी इलाके में होता है ये भी। दो डिसएडवांटेज बतानी है हमें रेड सॉइल की। सबसे पहली बात उसमें नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक और फॉस्फेरिक एसिड की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसी के साथ साथ रेड सॉइल जो होती है वो पोरस होती है, पर उसमें मतलब छेद तो होते हैं उसके अंदर पर वो मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर पाती, उसमें हवा तो अच्छी फ्लो हो जाती है, मॉइस्चर को रोक नहीं पाती है वो, ठीक है। इसी के साथ साथ इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास जमीन खत्म हो जाएगी और हम प्लानिंग से यूज नहीं करेंगे तो सही यूज उसका नहीं हो पाएगा। अलग अलग फोर्सेस बताओ नेचर की जिसके कारण जो सॉइल है वो फॉर्म हुई है। तो टेम्परेचर के कारण, पानी के चलने के कारण, ठीक है, विंड के चलने के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, और जो डिकम्पोजर है यानी जो मिनरल्स को तोड़ते हैं ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, इन सब से जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। तो हमारे 68 क्वेश्चंस ये पूरे होते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।